हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं पंकज आज आपको क्लास 8 का जो होम चैप्टर पढ़े थे प्राकृतिक संसाधन और उनका उपयोग, उसका उसका ही सेकंड पार्ट है। हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया था कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। उन सब के हमने एग्जाम्पल उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था। नाउ हमारे पास ये नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमें ये पढ़ना है कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और निहितार्थ, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ पर है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, यानी कि संसाधनों की उपलब्धता, है ना। यानी कि जो जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ लिया था, है ना। और जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, तो उन सब का वितरण किस प्रकार से है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर भी जो नेचुरल सोर्सेज हैं, फिर प्राकृतिक संसाधन है, उनका वितरण असमान है। यानी कि सभी रिसोर्सेज किसी एक जगह उपलब्ध होना संभव नहीं है। इवन अगर हम कंट्री की बात करें, कंट्री के अंदर भी रिसोर्सेज एक जगह पे उपलब्ध नहीं होते। इसी की वजह से हमें एक दूसरे के साथ में ट्रेड करना पड़ता है, यानी व्यापार वगैरह करना पड़ता है। अगर एक जगह सब चीज़ उपलब्ध होती तो फिर हमें किसी के साथ में ट्रेड करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी ऑयल इतना ज़्यादा नहीं उपलब्ध होता। किसी कंट्री के अंदर मान लो वहाँ पर किसी के अंदर ऑयल ज़्यादा होता है, लेकिन किसी वहाँ पर कोयला उपलब्ध नहीं है। तो इसके मल्टीपल एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है जो हमारे अर्थ के ऊपर, इवन द कंट्री के अंदर भी असमान वितरण होता है। एक जगह पर सब चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण। ठीक है, तो मैंने देखा है प्राकृतिक संसाधन हमारी पृथ्वी या फिर यहाँ तक कि देशों के भीतर भी असमान रूप से वितरित है। यह असमान वितरण मानव बस्तियाँ, व्यापार, प्रतिरूपों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा संघर्षों को भी आकार देता है। प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण पाने के लिए अब अनेक युद्ध लड़े गए और आज भी लड़े जा रहे हैं। तो जैसे कि मैं बोला, जिसके पास में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ज़्यादा है, वो देश अपने आप में रिच कहलाता है या फिर ज़्यादा अच्छा ट्रेड कर पाता है। ठीक है, अब हर एक जो कंट्री होती है वो अपने प्राकृतिक संसाधनों को अपना करना चाहती है, दूसरे के संसाधनों पर कब्जा करना चाहती है। उसके लिए वो लड़ाई वगैरह करती है। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे कंट्री के अंदर भी ये युद्ध वगैरह हुआ है ना। और जो अंग्रेज वगैरह है, उनका भी एक मेन मोटिव क्या था, यहाँ के संसाधनों का उपयोग करना। तो युद्ध वगैरह होते हैं, उनका मेन मोटिव ये होता है कि दूसरी कंट्री के संसाधनों का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो युद्ध वगैरह उसके लिए लड़े गए। ठीक है, ठीक है। अब जो जहाँ नेचुरल संसाधन वगैरह होते हैं, वहाँ पर वो लोग वो संसाधन वगैरह लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम करते हैं, यानी कि रोजगार उनको आराम से प्रदान हो जाता है। और उन्हीं के पास कंट्री वगैरह ज़्यादा बचते हैं जिनके पास नेचुरल सोर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, और आधुनिक सुविधाएं वगैरह अच्छी हो पाती हैं। ठीक है, अब ये कुछ देखना आप एग्जाम्पल जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखो आप, जो महत्वपूर्ण खनिज वितरण वगैरह, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ पर ये चीज़ उपलब्ध है। इसके हम मैप के अंदर भी देखेंगे, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कुछ नाम है इनके। ठीक है, कोयला क्या है, झरिया, रानीगंज, बोकारो, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर कोयला की उपलब्धता ज़्यादा है। तेल का, मुंबई हाई, डिगबोई असम, है ना, अंकलेश्वर गुजरात, ये सब प्लेसेस यहाँ पर तेल का भंडार ज़्यादा है, लेकिन बाकी प्लेसों पर तेल के भंडार इतने उपलब्ध है ही नहीं। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से विद इन द कंट्री भी यहाँ पर हमारे नेचुरल संसाधन एक जगह पे मतलब उपलब्ध नहीं है, फिर उनका वितरण भी असमान है। जैसे कि लोहेस्क जो होता है हमारे पास में, जो लोहे का कच्चा रूप होता है लोहे का, यहाँ पर क्या है, मयूरभंज जो कि उड़ीसा के अंदर है ना, बेलाडीला छत्तीसगढ़ के अंदर है ना, कुद्रेमुख कर्नाटक के अंदर है। इवन देखो, अब ये लोहेस्क भी हमारे कंट्री के अंदर भी एक जगह उपलब्ध, हर जगह उपलब्ध नहीं है। किसी स्पेसिफिक स्थान पर ये चीज़ उपलब्ध होता है। जैसे बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या होता है, एल्यूमिनियम का कच्चे रूप को हम क्या बोलते हैं, बॉक्साइट बोलते हैं, है ना। अब देखो ये क्या है, अमरकंटक, कोरापुट। अब ये देखो केवल 2 जगह उपलब्ध है हमारे इंडिया के अंदर भी। तो ये नेचुरल संसाधनों का वितरण भी असमान होता है विद इन द कंट्री भी। तो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। अगर प्राकृतिक संसाधन अच्छे से उपलब्ध हैं तो उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, क्योंकि उससे वो रोजगार वगैरह लोगों को प्रदान अच्छे से कर पाता है। आप ये मैप के अंदर आराम से देखते हैं, कोयला, तेल, लोहेस्क और बॉक्साइट की उपलब्धता कहाँ कहाँ पर है विद इन द इंडिया के अंदर भी। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ये क्या, प्राकृतिक संसाधनों का अभिशाप। इसका मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज कर्स। इसका मतलब यह है कि किसी भी कंट्री के पास में अगर नेचुरल रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, तो ये गारंटी नहीं देता कि वो कंट्री भी ज़्यादा डेवलप होगी या फिर विकसित होगी। इवन कंट्री के पास में जो संसाधन उपलब्ध हैं उसको उपयोग करने के लिए भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए।
बिना टेक्नोलॉजी के साथ में वो संसाधनों का उपयोग ही नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर बताऊँ आपको, जैसे कि इंडिया चाइना दोनों के पास में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन चाइना ने अपनी पॉपुलेशन का अच्छे से इस्तेमाल कर पाया, यानी कि उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का इतने अच्छे से इस्तेमाल करा है कि वो भारत से ज़्यादा विकसित कंट्री है। लेकिन वही अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पॉपुलेशन को उस अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाया, है ना। मतलब इसलिए लोग कंट्री छोड़ कर दूसरे देश में जाते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अगर संसाधनों का उपयोग करने के लिए हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, तो वो कंट्री संसाधन होने के बावजूद भी विकसित नहीं हो पाती, है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अभिशाप, जिसमें क्या लिखा है, प्रचुर प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का होना आर्थिक समृद्धि नहीं है, यानी कि इसकी गारंटी नहीं है। प्राकृतिक संसाधन समृद्ध कुछ देशों में आर्थिक वृद्धि और विकास के बंद हो सकता है। ऐसी स्थिति जिसे अर्थशास्त्र क्या बोलते हैं, उसे प्राकृतिक संसाधन अभिशाप यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज कर्स बोलते हैं, है ना। इसका मतलब होता है, सरल शब्दों में कहें तो प्राकृतिक संसाधनों प्रचुर होना स्वतः ही नहीं दर्शाता कि कोई देश समृद्ध है। प्राय अर्थव्यवस्था ऐसे उद्योग विकसित करने में समर्थ होती है जो संसाधनों को उच्च मूल्य वाले उत्पादकों में परिवर्तित कर सके, यानी कि उसके पास में वैसी मशीनरी नहीं है, फिर उद्योग या फिर इंडस्ट्री वगैरह नहीं है जो कि उस उत्पाद को या फिर नेचुरल रिसोर्सों को एक अच्छे उत्पाद के अंदर परिवर्तित कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। नेचुरल रिसोर्सों के उपलब्ध होने के साथ साथ उसके बाद में टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए, वो सभी संसाधन उपलब्ध होने चाहिए जो कि उसे एक अधिक मूल्यवान वस्तु के अंदर चेंज कर सके, तभी हम कह सकते हैं कि कोई कंट्री डेवलप हो पाएगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई दिस वीडियो। एंड अगर आपको सही लगता है, अगर आपको उसको अच्छी वीडियो लग रही है तो फिर लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।